हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट अब तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला। मतलब कंपनीज एक्ट तुम्हारा अब इंटरमीडिएट में भी आएगा, कंपनीज एक्ट तुम्हारा फाइनल लेवल पे भी आएगा। ठीक है, तो ये हर बार अब साथ रहेगा। इनफैक्ट अब जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतरा करोगे, जब आगे चल के ऑडिट करोगे या कुछ भी करोगे, कंपनीज एक्ट तुम्हारे साथ हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो आज इससे तुम्हारी क्या कहते हैं रोका हो रहा है। ठीक है, कुछ टाइम बाद इंगेजमेंट है इंटरमीडिएट में और फाइनल लेवल पे जाके उसके साथ शादी है तुम्हारी। ठीक है, आज कंपनीज एक्ट के साथ रोका फिक्स हो गया है तुम्हारा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब कंपनीज एक्ट देखो, ये है 2013। तो देखने से क्या लगता है कि ये तो नया नया एक्ट है कोई। ठीक है, बट इससे पहले इसका एक छोटा भाई भी हुआ करता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। छोटा भाई कह रहा हूँ, बड़ा भाई हुआ करता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। तो उसको फिर ख़त्म करके एक नया एक्ट लाया गया 1 अप्रैल 2014 से, जिसका नाम है कंपनीज 2013। तो बच्चे कहते हैं ये 2013 है और इम्प्लीमेंटेशन की डेट 1 अप्रैल 2014 है, तो 2014 रखना चाहिए था। बट ये प्रेसिडेंट की अप्रूवल इसको 2013 में मिल गई थी, इम्प्लीमेंटेशन की डेट 1 अप्रैल रखी गई थी, इसलिए हमने फिर इसको 2013 ही रहने दिया। ठीक है, तो 2013 में अप्रूव हो चुका था। इससे पहले वाला एक्ट था 1956 वाला एक्ट। अब उसको ख़त्म क्यों किया गया? क्योंकि पुराने कंपनीज एक्ट में बहुत सारी आउटडेटेड चीज़ें थीं, इतनी सारी पुरानी चीज़ें थीं जो कि कंपनीज को क्या करता था, ट्रांसपेरेंसी कम देता था, पनिशमेंट्स कंपनीज के ऊपर कम थे अगर वो कोई फ्रॉड करते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर पनिशमेंट्स कम थे अगर वो फ्रॉड करते हैं, या फिर जो उसके अंदर इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो कम हुआ करती थी। अब क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं ओवर द ईयर्स, तुमने नाम सुना होगा नीरव मोदी स्कैम। ठीक है, विजय माल्या का भी एक स्कैम हुआ, फिर एक सहारा का स्कैम हुआ था कई साल पहले। ठीक है, जो टीम इंडिया को स्पॉन्सर करते थे सहारा इंडिया एक टाइम पे। तो बहुत सारे स्कैम्स हुए इंडिया में और वो कंपनीज एक्ट को क्या करते थे, तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लाते थे। तो इस वजह से क्या किया गया, कंपनीज एक्ट पुराने वाले को क्या किया, रिपील कर लिया। रिपील मतलब वापस ले लिया और नया एक्ट लिया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पूरे कंपनीज एक्ट रिपील हो गया है, अभी भी पुराने 1956 वाले एक्ट की कुछ चीज़ें एप्लीकेबल हैं। धीरे धीरे करके कंपनीज 2013 अप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, अभी भी पूरी तरह अप्लाई नहीं है, बट मेजर प्रोविजंस के अप्लाई हो चुके हैं। जहाँ पे भी अभी तक प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ 2013 का, वहाँ पे 1956 वाले एक्ट की बातें अभी तक चल रही हैं। ठीक है, तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 वो लिख रहा है, इट वॉज प्रिसीडेड बाय मतलब इससे पहले वाला कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956। अ नीड वॉज फेल्ड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 with a new law due to the changes in the economic environment in India as well as abroad. इंडिया के जो इकोनॉमिक लॉज थे वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे। दुनिया चांद पे पहुंच गई थी, हम अभी भी मिट्टी खोद रहे थे 1956 वाले एक्ट में। तो फिर इंडिया ने अपने एक्ट को बाहर के एक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाया, ताकि बाहर के जैसे एक्ट्स बनते हैं, अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो उनको ईजी फील हो कि हाँ यार ये लॉज तो हमें पता है, तो वो फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंडिया में जॉब्स बढ़ती हैं। इस वजह से इंडिया ने और क्या किया, इस 2013 वाले एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। आगे, द कंपनीज 2013 वॉज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो क्या किया, जो पुराना कंपनीज एक्ट था उसको कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह पे सेक्शंस बिखरे हुए होते थे, तो सबको मिला के एक सेक्शंस के तौर पे बनाया गया और चेंजेस किए गए। अमेंड मतलब अमेंडमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उन चेंजेस को लाया गया। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस। ओ माय गॉड, देख रहे हो 470 सेक्शन हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और उसको 29 चैप्टर्स में डिवाइड कराया गया है। ठीक है, 29 चैप्टर्स। अभी जो तुम पढ़ रहे होगे अपने पास वो करीब करीब कंपनीज एक्ट के 2 चैप्टर होंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट, जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा। वो भी पूरी तरह नहीं है, कह लो 1.5 चैप्टर है कंपनी जो तुम पढ़ोगे,
जब तुम इंटरमीडिएट में पहुंचोगे वहां तुम पढ़ोगे 10 चैप्टर, जो 10 चैप्टर हैं 1 से लेके 10 तक पूरे पढ़ोगे, और जब फाइनल लेवल पे पहुंचोगे तो आगे के पढ़ोगे, ठीक है। तो अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। अब हुआ क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 तो ये बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी या कंपनी को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब वो चीज़ें कैसे फॉलो करनी है वो मिलेंगी कंपनीज रूल्स 2014 में। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 का है, कंपनीज रूल्स जो हैं वो 2014 के हैं, ठीक है। तो काम क्या किया जाएगा ये बात एक्ट में लिख दी, कैसे करना है उससे पीछे का क्या प्रोसेस रहेगा पूरा लंबा चौड़ा, उसके लिए कहाँ मेंशन है, कंपनीज रूल्स 2014 में मेंशन है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का एम क्या है, जल्दी जल्दी से पढ़ लो। कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, मीट द चेंज्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी की एक्सपेंशन और ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए ये लाया गया है। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, जो इंडिया में कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी डालना, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी डालना, और उनसे कहना कि अगर तुमने एक काम ठीक से नहीं किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, तुम्हें पनिशमेंट ली जाएगी। तो यहाँ पे वो इसकी बात कर रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबल करना डायरेक्टर्स को, उसके लिए लाया गया लॉ। सिंप्लीफाई द लॉ एंड रेगुलेशंस, सेक्शंस इसमें रिड्यूस किए गए हैं। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो माइनॉरिटी में होते हैं जिनके पास कम शेयर होल्डिंग होती है उनकी कंपनी में ज़्यादा जवाब उनका चलता नहीं, उनसे आंसर्स पूछे नहीं जाते, तो उनको फिर इंपॉर्टेंस दी जाए, उनकी बातों को स्ट्रेंथन किया जाए, इसलिए एक्ट लाया गया। लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं सर, जो सीटी मारते हैं, है ना, यही है। विसल ब्लोअर्स का मतलब यहाँ पे होता है वो लोग जो कंपनी में फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं तो उनको फिर हरास किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है उनसे, या अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड रिपोर्ट किया है तो उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है कि अंत जो निकाल देंगे, फ्रॉड मत रिपोर्ट कर। तो जो भी विसल ब्लोअर्स हैं उनको क्या करना, इंपॉर्टेंस देना और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आगे, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ कंपनी डिस्प्यूट्स, कंपनीज में अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो वो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए NCLT और NCLAT बनाया गया है। NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और सर NCLAT का क्या होता है, NCLAT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर ये दोनों सेम है, दोनों अलग है, दोनों अलग हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा, NCLT में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन दे देगी, जो भी बात है दोनों पार्टीज की बात सुनेगी और जो भी सही है उसको उसके फेवर में वोट कर देगी या उसके फेवर में डिसीजन दे देगी। अगर दूसरी पार्टी है अगर वो उसके डिसीजन से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो NCLAT में अपील फाइल कर सकता है, इसीलिए इसको अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो जो भी डिसीजन से खुश नहीं है वो क्या कर सकता है, NCLAT में जा सकता है और क्या कह सकता है कि प्लीज़ मेरी बात आप सुनो, NCLAT ने तो मेरी बात सुनी नहीं, मेरी बात मानी नहीं, ठीक है। और लास्ट क्या है, इम्पोज स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट कर दी गई है फॉर वायलेशंस एंड मिसमैनेजमेंट। कंपनी को अगर ठीक तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो पनिशमेंट है, वायलेशंस करोगे तो भी पनिशमेंट है, ठीक है। आगे, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, तो देखो सेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट हर उस कंपनी पे लागू होगा जो इस एक्ट में बनाई गई है 2013 वाले में, प्लस जो 1956 वाले एक्ट में भी कंपनीज थी उनके ऊपर भी यही एक्ट एप्लीकेबल होगा।
ऐसा नहीं है कि जो 1956 वाला एक्ट वाली कंपनी थी उनको अब हम लावारिस छोड़ देंगे, नहीं, उनके ऊपर भी हाथ होगा किसका, कंपनी 2013 का। फिर इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी हाथ होगा, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी हाथ होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर भी हाथ होगा। बट एक बात समझ लो, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, उनको रेगुलेट करता है IRDA एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, और IRDA एक्ट के साथ साथ इंश्योरेंस एक्ट भी है जो उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने हैं ये दोनों एक्ट्स, कौन से, इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट, ठीक है, वहां पे जो लिखा है वो फॉलो करना ही है। अगर किसी चीज पे इंश्योरेंस एक्ट में या IRDA एक्ट में नहीं लिखा तो फिर हम रेफर करेंगे कंपनीज एक्ट को भी, ठीक है। तो वैसे तो ऐसे समझ लो कि तुम पे पापा मम्मी का हक चलता है, तो जो पापा मम्मी ने बोल दिया वो चलेगा। बट अगर तुम मान लो किसी जॉब में गए तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो जॉब वन में बहुत वाली गई वो भी तो माननी पड़ेगी ना, या क्लास में पढ़ने आए हो तो टीचर्स की बात माननी पड़ती ना, ऐसे समझ लो। उसके माँ बाप कौन है इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट, वो तो उनके ऊपर लगे, बट वो साथ साथ कंपनीज एक्ट भी लगता है, कहाँ पे, जहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट या IRDA एक्ट ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। सेम चीज बैंकिंग कंपनीज के लिए भी है, बैंकिंग कंपनीज पे लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो वो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो उसका माई बाप है, तो उसको सारी बातें उसकी फॉलो करनी है। जहां पे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात में कुछ नहीं लिखा तो फिर क्या करेंगे, हम कंपनी को रेफर करेंगे। सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर लगता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो उसको भी फॉलो करना है अपने माई बाप की बात। बट साथ साथ जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट साइलेंट है तो वहां पे कंप्रेसर की बात फॉलो करनी है। प्लस अगर कोई भी और कंपनी है, कोई भी और बॉडी कॉरपोरेट है जो कि अपने एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो उसको अपने एक्ट की बात फॉलो करनी है और साथ साथ कंप्रेसर की भी बात वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब ये तीन कंपनीज, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इनको तो करनी है। कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है जो अपने एक्ट में बनाई गई है, जैसे कि LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी हमारे सेक्शन, हमारे सिलेबस में है LLP एक्ट। तो LLP एक्ट के लिए भी सेम बात बोली गई है कि भैया जहां पे भी कंपनीज एक्ट की बात एप्लीकेबल होती है वो कंपनीज एक्ट की बात, LLP की बात LLP एक्ट लगेगा उनके ऊपर। कहीं पे भी अगर कोई चीज़ नहीं इन्फॉर्मेशन है तो कंपनीज एक्ट की बात उनके ऊपर भी लग जाती है। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन तीन कंपनीज, उनके ऊपर भी ये चीज़ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो क्या लिख रहा है, अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट एक्सेप्ट इफ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट। तो अगर कोई भी और कंपनी है जो कि अपने स्पेशल एक्ट से गवर्न की जा रही है वो भी फॉलो करेगी कंपनीज एक्ट को, बट अगर वो कंपनीज एक्ट इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं होगा। कहना मतलब है अगर कंपनीज एक्ट ने बात वायलेट करी उसके माई बाप की तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो माई बाप ने बोल दिया वही उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ, अगर माई बाप चुप है तो वाले कंपनीज एक्ट की बात उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट, सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act as the central government may by notification specify subject to exceptions, modifications और adaptation। अगर इनके अलावा कोई भी और कंपनी, कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि उसके ऊपर अप्लाई होगा ये एक्ट, तो उनके ऊपर भी सेक्शन ये कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट जो है वो पूरे हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आगे किस पे अप्लाई नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना तुम्हारे लिए उसमें आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है कि किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो इट डज नॉट अप्लाई टू ट्रस्ट्स गवर्न्ड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, उनके लिए ट्रस्ट एक्ट ही चलेगा। और सोसाइटीज, क्लब्स and professional associations governed by the Societies Registration Act 1860 and cooperative societies, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। मार्क कर लो इसको अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे क्या है, ये तो पढ़ जाते हैं, ये भूल जाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं कंपनी की डेफिनेशन पे। तो कंपनी देखो, अगर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखोगे
तो तुम कहोगे सर फोड़ लेते दीवार में, ये डेफिनेशन अगर पढ़नी थी तो। कंपनीज एक्ट ने तो डेफिनेशन बोली है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। सोचो कंपनी से क्या बोल रहा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। कह रहा है कंपनी कंपनी से क्या बोल रहा है, कंपनी कौन सी है, वो कंपनी जो इस एक्ट में बनी है या जो पुराने कंपनीज एक्ट में बनाई गई है। अरे भाई हम तुझसे पूछे थे कंपनी क्या है, तो कह रहा कंपनी वो है जो इस एक्ट में बनाई गई है। तो कंपनी कौन है वो तो बोल दे, वो बात उसने बताई नहीं। तो कंपनी बेसिकली क्या है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। जैसे कि पार्टनरशिप में होता है रिलेशंस ऑफ पर्सन्स जो अग्री करता है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। वो जो लंबी जो डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की, कुछ वैसा सही है कि कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक कंपनी खोल रहे हैं, एसोसिएशन पर्सन्स है हु हैव अग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस। ठीक है, उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, और कैपिटल कंट्रीब्यूट करके जो भी बिजनेस के अंदर आने वाले प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स अपने पास अपने अग्रीड कैपिटल्स के रेशियो जो भी जिन्होंने जितना भी उन्होंने कैपिटल डाला है उस कैपिटल्स में वो प्रॉफिट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट इसमें फ़र्क सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो कंपनी होती है वो पार्टनरशिप से बहुत अलग होती है। कैसे, कंपनी में पहली बात तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था, पार्टनर्स के बीच में होती है म्यूचुअल एजेंसी, जिसका मतलब क्या है, एक पार्टनर अपने एक्शन से बाकी सारे पार्टनर्स को लायबल कर सकता है। बट ऐसा काम यहाँ नहीं होता। कंपनी के अंदर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने कोई भी काम किया तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। फिर पार्टनरशिप में हमने चीज़ पढ़ी थी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी लेके घूम रहे होते हैं सर पे अपने, कि अगर पार्टनर्स के फर्म के एसेट से पेमेंट नहीं हो पाई तो उनका घर बार भी बिक जाएगा। बट ऐसा काम कंपनी में नहीं हो सकता। शेयर होल्डर्स को कंपनी में उतना ही पैसे देना जितने उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे, उस पर जितनी फेस वैल्यू है उतना ही तक देना, उससे ज़्यादा उनको देने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी कि पार्टनरशिप में आप कभी भी एनपीओ नहीं खोल सकते। याद करो, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्टनरशिप में डेफिनेशन में लिखा है पार्टनर पीपल हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो वहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस डेफिनेशन में था, तो वो एनपीओ नहीं हो सकता था। यहाँ पे आप चाहो तो एक कंपनी को एनपीओ भी खोल सकते हो। ठीक है, प्लस हमने वहाँ पढ़ा था कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वही कंपनी को चलाता है, और पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट्स हैं वो उसी के एसेट्स हैं पार्टनर्स के। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंपनी में जो ओनर है एक तरीके से जो ओनर है वो शेयर होल्डर हैं, और कंपनी को जो चलाने वाले हैं वो लोग अलग हैं, उनको बोलते हैं हम डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर कंपनी नहीं चलाएगा, जिसने पैसा डाला है वो नहीं चलाएगा कंपनी को, वो अपने कह लो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स कंपनी चलाएंगे। ठीक है, तो कंपनी और पार्टनरशिप में बहुत सारे फर्क हैं। हल्का हल्का सिमिलरिटी ज़रूरी है कि हाँ भाई वो लोग मिलकर पैसा डालते हैं, बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं, प्रॉफिट्स को अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाके चल जाता है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। तो देखो कंपनी से क्या डेफिनेशन बोली, कंपनी से बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये क्या बात हुई, देख रहे हो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ने तो डेफिनेशन ये दे दी। अब इसकी डेफिनेशन लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने क्या दी, कह रहा है अ कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक and employed it in some trade or business and who share the profits or losses arising therefrom. ठीक, the common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The persons who contributed it or to whom it belongs are members. The proportion मतलब ratio, the ratio of capital to which each member is entitled is his share. Shares are always transferable although the right to transfer them may be restricted. तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है जो कि दी गई है एक कंपनी की। तो सर एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ गई तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कंपनी की, तो पहले डेफिनेशन तो तुम यही वाली लिखोगे सेक्शन 2 क्लॉज 20, जो कि बड़ी आसान सी है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी 2013 और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ। साथ साथ फिर तुम ये बताओगे नीचे कि कंपनी एसोसिएशन पर्सन्स हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग मिल के आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा टू कॉमन स्टॉक,
और वो क्या करते हैं, उसको पैसे को एम्प्लॉय करते हैं इन सम ट्रेड और बिजनेस, उस ट्रेड और बिजनेस से आता हुआ प्रॉफिट वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितना पैसा जिस मेंबर ने डाला उसको बोलते हैं उसका शेयर, उन लोगों को बोलते हैं मेंबर्स, और वो जो भी पैसा निकालेंगे, जो भी शेयर डालेंगे वो ट्रांसफरेबल हैं। जितने भी शेयर उनके पास है वो ऐसा नहीं करना कि शेयर्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे पार्टनरशिप में सीखा था कि पार्टनर अपना हिस्सा किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि वो बाकी सबसे कंसेंट ना ले ले, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, शेयर्स के लिए आप ट्रांसफरेबल हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शेयर ट्रांसफ़र पे रोक लगा दो किसी के साथ, ठीक है। चलो, अब और लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, हमारे लिए इतनी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं लॉर्ड जस्टिस लिंडले की जो डेफिनेशन है इसको क्रक्स में अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के 4-5 लिखाना, वहाँ से मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं सबसे पहला फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी से मतलब क्या है, कंपनी को हम एक अलग इंसान का दर्जा देंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाएंगे, और अभी आगे वो भी पॉइंट आएगा, और उस पर्सन की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होगी, अपनी खुद की एक एंटिटी होगी। हमने पार्टनरशिप में सीखा था कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है, वो देखने से बस सामने एक फर्म है, पीछे जो बैठे पार्टनर्स हैं वो इसको चला रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म को नहीं देख रहे, हम पार्टनर्स को देख रहे हैं, पार्टनर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। बट जब आती है कंपनी की, तो कंपनी में जो पैसा डालते हैं वो मेंबर्स होते हैं। ये रही कंपनी, कंपनी में पैसा डालने वाले कौन है, शेयर होल्डर्स कह लो, या अभी के लिए ज़्यादा बेटर वर्ड है मेंबर्स। वो इसमें कैपिटल डालते हैं, और इस कैपिटल से ये जो भी असेट्स खरीद के लाती है वो अपने इंडिविजुअल नाम पे लाएगी, शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं लाती। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, असेट्स पार्टनर से माने जाते हैं, बट यहाँ पे ये जो लोग पैसा डाल रहे हैं उस पैसे से जो भी कोई ट्रांजैक्शन की जाएगी वो कंपनी के नाम की होगी, इनके नाम की नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो कंपनी फंसेगी, मेंबर्स नहीं फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये कहेंगे कि भैया इसने तो सिर्फ पैसा दिया था, यूटिलाइज इसने अपने हिसाब से किया है। तो भैया अगर मैं आज तुम्हें पैसा दूं पढ़ाई के लिए, कि तुम्हारे को चाहिए फॉर एग्जांपल कि सर हमारे को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मैं तुम्हें वो पैसा दे रहा हूँ और तुम उसको ड्रग्स में यूज़ कर रहे हो, तुम उसको गैम्बलिंग में यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हें जेल हो रही है, तो क्या मैं जाऊँगा जेल? नहीं, काम किसने किए, गड़बड़ तुमने की ना। तो ऐसे समझो कि पैसा दिया मेंबर्स ने, अब कंपनी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना दी गई है कि भैया अब तुम जो भी काम करोगे इसके लिए तुम ही लायबल हो, और जो भी एसेट आएंगे वो भी तुम्हारे ही हैं। हाँ, कंपनी का कोई ओनर नहीं हो सकता। कंपनी का हमें बताया जाता बस ऐसे ही कि कंपनी का ओनर है, कंपनी का कोई ओनर नहीं होता। कंपनी का ओनर होने के लिए आपको उसको एक नकली या एक उसके नीचे कोई वो बनाना पड़ेगा, नकली इंसान बना, कंपनी को वो बनाना पड़ेगा, एक समझ लो आर्टिफिशियल थिंग। जैसे मैं, ये बॉटल है, क्या मैं इसका ओनर हूँ? क्यों हूँ ओनर? मैंने पैसे देके खरीदी, बट एक आर्टिफिशियल थिंग है, नकली है ना, मतलब एक चीज़ है, ये इंसान तो नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ओन करते हैं, पापा मम्मी क्या तुम्हें ओन करते हैं? नहीं, वो तुम्हारे पापा मम्मी हैं ठीक है, बट तुम्हें कोई ओन नहीं कर सकता, तुम एक इंसान हो भाई। वैसे ही कंपनी को भी एक इंसान बनाया गया है, आर्टिफिशियल है बट है, तो एक इंसान को ओन नहीं कर सकते। अगर तुम किसी से शादी कर लो तो क्या तुम उसको ओन करते हो? अब तो ये मेरा है, नहीं ना। मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स हैं, बट केस कंपनी पे किया जाएगा, ना कि डायरेक्टर्स पे या ना कि शेयरहोल्डर्स पे। कंपनी को अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया जो सारे जिम्मेदारी उठाएगा। अल्टीमेटली कंपनी को तो जेल भेज नहीं सकते गलत कामों के लिए, उसके पीछे जो बैठे डायरेक्टर्स उनको भेजा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट वही करते हैं, ठीक है।
बट टेक्निकली ये कहने का मतलब ये है कि कंपनी को कोई ओन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक उसका अस्तित्व है, आर्टिफिशियल पर्सन है वो। ठीक है, आ जाओ पढ़ के कह रहा है, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। देख रहे हो, एक कंपनी को ऑलमोस्ट सेम राइट्स एंड पावर्स दिए जा रहे हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को दिए जाते हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। उस कंपनी की आइडेंटिटी अपनी अलग है। जैसे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स क्या तुम्हारी मम्मी पापा से मैच करेंगे? नहीं ना, तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स क्या डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। वैसे ही कंपनी की भी जो आइडेंटिटी है वो डिस्टिंक्ट होगी उसके मेंबर्स से, और उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव अ बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने खुद के नाम पे, तो अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन ले सकती है, लायबिलिटीज कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी एंटर कर सकती है। इट इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट and separate from the personality of those who compose it. Even members can contract with the company, acquire right against it or incur liability to it. जो members हैं जिन्होंने पैसा डाला है वो तक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी को लोन दे सकते हैं, कंपनी से लोन ले सकते हैं, कंपनी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। Only the creditors of a company can sue it for the debts and not its members. जो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वही कंपनी पे केस कर सकते हैं कि हमारा पैसा दे दो, मेंबर्स केस नहीं कर सकते, क्योंकि मेंबर्स को क्रेडिटर नहीं बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी हुई, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, मैं एक केस स्टडी तुम्हें समझा देता हूँ। तो देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसको खोलने वाला मेंबर उसका नाम है ली। ठीक है, उसका नाम है ली। मान लो ए ली, मैंने जो नाम नहीं पता पूरा, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं A.ली। ठीक है, अब ये कौन है? कंपनी में मेंबर है, यानी कि इसी ने कंपनी फॉर्म करी है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये इस कंपनी का काम क्या है? एयर फार्मिंग, मतलब प्लेन से फार्मिंग करते हैं। तो क्या सर हवा में खेत खोल दिए? नहीं। क्या फसल उड़ रही है हमारी? नहीं। तो फिर कैसे कर रहे हैं एयर फार्मिंग? एयर फार्मिंग से मतलब क्या इनका? हाँ, देखो नीचे जमीन पे खेत है और ऊपर से पेस्टिसाइड्स, मैन्योर जो भी है वो ऊपर से छिड़का जा रहा है। ठीक है, प्लेन से जाता है और वो स्प्रिंकल कर देता है पूरे खेत पे, तो किसान का काम बड़ा कम हो जाता है। जहाँ पे उसको खुद लगना पड़ता है, एक एक लाइन में ऐसे डालता रहता है वो चलते चलते। एयर फार्मिंग से क्या है, ऊपर से डालो तो बड़े बड़े खेतों पे एक साथ बहुत सारा पेस्टिसाइड और जो भी दवाई छिड़कनी है सारा काम 1 मिनट में हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ये एयर फार्मिंग करता है, यानी कि खुद सोचो, इनको प्लेन्स की ज़रूरत होगी, प्लेन चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, ए ली मेंबर भी है और ये कंपनी में एक पायलट भी है। ठीक है, क्योंकि कंपनी को प्लेन चलाने की जरूरत होगी तो पायलट भी है, यानी कि ये एम्प्लॉय भी है एक तरीके से। ठीक है, अब एक अकेला आदमी तो सारे प्लेन नहीं उड़ाएगा, कंपनी को खूब सारे चाहिए होगा, तो इन्होंने और भी पायलट्स अपने पास रख रखे हैं। ठीक है, ये सब पायलट्स हैं। अब कंपनी ने एक पॉलिसी निकाल रखी है कि भाई, कंपनी की पॉलिसी है, अगर हमारा कोई पायलट, हमारा कोई एम्प्लॉय प्लेन उड़ाते वक्त क्रैश करके मर जाए
तो उसके घर वालों को फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, कंपनी की तरफ से। ठीक है जी। अब हुआ क्या, प्लेन उड़ा रहे थे और एक दिन प्लेन उड़ाते उड़ाते ली भाई साहब भी चल दिए। ली भाई साहब भी प्लेन क्रैश में चल दिए और ली की बेचारे की हो गई डेथ। ठीक है। अब कुछ दिनों बाद कंपनी चलाने आई डब्लू ली, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डब्लू नाम, डब्लू से मतलब वाइफ ऑफ ली आई और वो कंपनी चलने लग गई। उसको पता चला कि कंपनी की तो ये पॉलिसी थी, जब तक ए था तब तो उसने सारी चीज़ें थोड़ी बताई होंगी। जब डब्लू आई तो उस डब्लू को पता चला अरे कंपनी की तो पॉलिसी है कि डेथ हो जाती है तो पायलट के घर वालों को पैसे मिलते 10 लाख रुपए, मुझे भी मिलने चाहिए। इसने कंपनी से पैसे मांगे, कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि सुनो, ये जो बंदा था आपका पति, ये हमारी कंपनी में मेंबर था, शेयर होल्डर था। हमारी पॉलिसी है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा, और आपका बंदा तो मेंबर था, इसको पैसे नहीं मिल सकते, तो इनको दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। डब्लू ली आ गई गुस्से में। जब एक औरत गुस्से में होती है तो उसने अपने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मंगवा लिए थे, तो 10 लाख रुपए निकालना कितनी मुश्किल बात है। और पत्नी के ने लग गई पीछे कंपनी के हाथ धो के। कंपनी ने केस, इसने डब्लू ली ने केस ठोक दिया कंपनी के ऊपर ही कि पैसे दो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पीछे पड़ गई, क्योंकि वो नहीं दे रहे हो ना, कंपनी तो अपना में कुछ डिसीजन ले नहीं सकती। केस ठोक दिया उसने। फिर कोर्ट ने जब केस सुना तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जो ए ली था ये मेंबर तो था ही, वो साथ साथ कंपनी में एक पायलट भी था, यानी कि वो एक एम्प्लॉय भी था, तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा 10 लाख रुपए डब्लू ली को। कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी एक कंपनी में मेंबर भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो कंपनी में एम्प्लॉय भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो चाहे तो कंपनी में क्रेडिटर भी हो सकता है। मान लो ए ली ने कंपनी को लोन दे रखा है तो वो क्रेडिटर भी हो सकता है। तो यानी कि एक इंसान, एक मेंबर कंपनी के साथ मल्टीपल कैपेसिटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर ली एयर फार्मिंग को पैसे देने पड़े 10 लाख रुपए डब्लू ली को। ठंड लग रही है क्या? पक्का लग जाए तो बता देना। सब ऐसे से हल्के हल्के हो रहे हैं ना, मैंने कहा पूछ लूँ। तो देखो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, तो क्या कह रहा है, ली अ क्वालिफाइड पायलट हेल्ड all but one of the shares in the company and by the articles was appointed director of the company and the chief pilot। तो ली के पास कहते हैं ऑलमोस्ट सारे शेयर्स थे, ठीक है, बस एक दो कंपनी के शेयर्स उसकी किसी और वाइफ के पास, किसी और के पास थे, और उसको क्या किया गया था, उसको कंपनी में डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया था और कंपनी का चीफ पायलट भी। तो देख रहे हो ली मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है और चीफ पायलट के साथ साथ एम्प्लॉय भी है। The life of the employees of the company was insured by an insurer. Lee died while piloting the company's aircraft and his widow claimed compensation for his death in the course of his employment। तो उसकी बीवी ने पैसे मांगे। Insurers challenged the claim on the grounds that no compensation was due to Lee as Lee and Lee Air Farming was one and the same person। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि ली और ली एयर फार्मिंग लिमिटेड जो है वो तो एक ही इंसान है, क्योंकि मेंबर ही नहीं तो उसी ने तो कंपनी खोली थी, ये दोनों तो एक ही इंसान है। बीवी ने केस ठोक दिया, ठीक है। तो क्या निकला, इट वॉज हेल्ड मतलब डिसाइड किया हुआ, देयर वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नौकरी का, एम्प्लॉयमेंट का, बिटवीन ली एंड द कंपनी एंड ली वॉज देयरफॉर एन एम्प्लॉई। Lee was a separate person from the company and so compensation was due to the widow. The magic of the corporate personality enabled Lee to be the master and servant at the same time. Mrs. Lee's compensation contention was upheld। ठीक है। नेक्स्ट अगला आ रहा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सिंपली क्या है कि जैसे पार्टनरशिप में देखा था कि पार्टनर्स में अगर किसी एक पार्टनर की भी डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, अनटिल अनलेस बचे पार्टनर्स चाहें कंटिन्यू करने के लिए, वरना जनरल रूल तो क्या है, एक पार्टनर की भी डेथ हुई फर्म डिसॉल्व हो जाती है। बट ऐसा काम कंपनी में नहीं है। अगर कंपनी के सारे मेंबर्स भी मर जाए ना
तो भी कंपनी चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी को क्या है, अपने आप में एक अलग इंसान बनाया गया है। तो फिर अगर कंपनी की डेथ हो गई, सारे शेयर होल्डर्स की भी डेथ हो गई, तो फिर कंपनी चलती रहेगी। अब सर चलाएगा कौन? अगर सभी मर गए तो चलाएगा कौन? जो मरे हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे कंपनी के शेयर होल्डर, फिर वो चलाएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया और वो भी सारे सबके मर गए, क्या मतलब हद ही हो गई, सभी को मार डालोगे तो फिर कैसे चलाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो देखो क्या लिख रहा है, अ कंपनी हैज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एंड इट कैन बी वाउंड अप ओनली एज पर लॉ। आपकी कंपनी चलती ही रहेगी, उसको आप बंद नहीं करोगे मेंबर्स की डेथ से, और कंपनी वाउंड अप बंद तभी हो सकती है जब उसको लीगली बंद किया जाए। द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेसी एटसेट्रा ऑफ एनी और ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स। सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, सारे ही पागल भी हो जाएं, लूनेटिक हो जाएं, पागल हो जाए दिमागी तौर से, तब भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे शक नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, द शेयर्स हेल्ड बाय हिम शैल बी ट्रांसमिटेड टू हिज नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल असाइनी। इवन इफ ऑल द कंपनी डाई, ऑल द मेंबर्स डाई, इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई, द कंपनी सर्वाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं या जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। उनकी लायबिलिटी इस हद तक नहीं है कि कंपनी के एसेट्स अगर इनसफिशिएंट हैं तो उनके घर बार को भी यूज़ कर सकते हो, घर के एसेट्स को भी यूज़ कर सकते हो, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में चलता है, कहीं और नहीं चलता। मतलब कि एलएलपी में भी चलेगा, जब एलएलपी एक्ट पढ़ेंगे ना वहाँ पे भी नहीं चलेगा, ये वहाँ पे भी लिमिटेड लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की, ठीक है। तो एलएलपी का यहाँ पे कंपनीज का लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब क्या है, देखो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ना, वो लायबिलिटी 3-4 तरीके की हो सकती है, एक बार नजर मार लो सब। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड, ठीक है। तो देखो कंपनी एक तरीके की ऐसी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स, ये वो है लिमिटेड बाय शेयर्स जो तुम 12वीं क्लास से पढ़ के आते हो अपनी, जहाँ पे तुम शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है। तो तुमने उसमें शेयर कैपिटल चैप्टर में क्या सीखा है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे ऑफ 10 ईच, मतलब सबसे क्या करें 10 रुपये दो और कंपनी के शोल्डर बन जाओ। तो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने 10 रुपये के इशू करे, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स पे 1 लाख इंटू 10 लाख तक ही देने, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए ही दे रखे हैं अभी तक, 1 लाख शेयर्स पे 10 के हैं बट 7 रुपये ही पे कर रखे हैं, तो बच कितना रखे हैं अभी भी 3 रुपये। तो उनको कंपनी अगर बंद हो रही है मान लो, तो बंद होने पे सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये, मतलब 3 लाख तक ही देने, उससे ज़्यादा नहीं देने। ये होती कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसके अंदर क्या है, देखो ये वर्ड से समझ आ जाएगा, लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है, हाँ शेयर होल्डर श्योरिटी लेना एक तरीके की, कि भैया अगर पैसे चाहिए होंगे तो मैं गारंटी, मैं एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि इतना पैसा मैं दे दूंगा। तो ये क्या है, मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो हर एक मेंबर अपने घर से कितने कितने पैसे लाके देगा, तो वो होती है लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो इसके अंदर मेंबर्स को सिर्फ उतने ही पैसे देने जितनी कि उन्होंने गारंटी ली थी,
उससे ज़्यादा की लाइबिलिटी गारंटी उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर शेयर क्रेडिटर्स को बाहर जो आउटसाइडर्स हैं उनका पैसा डूब रहा हो तो डूब जाए, बट आप क्रेडिटर्स का मेंबर्स का फिर एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगवा सकते जितना उन्होंने गारंटी ले रखा है। ठीक। एक तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बो, लिमिटेड बाय शेयर्स भी, लिमिटेड बाय गारंटी भी। ऐसे भी खोल सकते हो कि शेयर होल्डर्स ने क्या कहा है, हम शेयर कैपिटल भी डालेंगे प्लस गारंटी भी देंगे कि वाइंडिंग अप पे हम इतना पैसा और डालेंगे। दोनों कॉम्पोनेंट भी बन सकता है। और चौथा होता है अनलिमिटेड। ये कंपनी भी आप खोल सकते हो, जिसको खोलनी है खोल लो। वैसे कोई ज़्यादातर खोलना नहीं पसंद करेगा क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर उनकी लाइबिलिटी घर तक पहुंच सकती है। तो इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वैसे ही जैसे पार्टनरशिप में थी कि कंपनी के एसेट्स अगर इनसफिशिएंट हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कम पड़ गए, तो फिर उनके खुद के मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो ऐसा ही हमने अभी पीछे पढ़ लिया था, कंपनी के पास एक खुद की एक आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। वो कहाँ से आती है, उसको वो मिलती है क्योंकि हम उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बना देते हैं अपने पास। तो नकली में वो एक इंसान है, एक्चुअल में कोई इंसान नहीं है, बस एक इंसान का दर्जा दे देते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, आगे अब देखो ध्यान रखना, कंपनी हर वो काम कर सकती है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। सर क्या एक कंपनी शादी कर सकती है? नहीं। चलो सर अफेयर ही चलवा दो उसका, आप शादी नहीं करवा रहे तो अफेयर भी नहीं कर सकती। क्या कंपनी एक सीए की डिग्री ले सकती है? नहीं। डिग्री पढ़ाई कोई क्वालिफिकेशन नहीं ले सकती वो, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। कंपनी थोड़ी एग्ज़ाम देगी। तो वो क्या कंपनी को जेल भेज सकते हो? नहीं। क्या भेजोगे, एक कागज़, ये गया जेल में, क्योंकि कंपनी सिर्फ कागज़ पे ही है, जेल पेपर पे है। इंसान डाल दो जेल में पेपर को, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। यानी कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंपनी नहीं कर सकती, जेल नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, एक कंपनी डिग्री नहीं ले सकती। ठीक है, बट जो बाकी एक दूसरे काम कंपनी कर सकती है जो इंसान कर सकता है, वो सब एक कंपनी को भी अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल, टेक एन ओथ। कसम खिलाओ, कंपनी जैसे हम खाते हैं ना, मम्मी कसम, तो खाते हो ना तुम लोग। अब कंपनी को आप कोई कसम नहीं खिला सकते, कंपनी का कोई सगा नहीं है, कंपनी किसकी कसम खाएगी? शादी नहीं कर सकती, कोई लर्नड प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकती। क्या कंपनी वकील बन सकती है? सीए तो बना सकते, तुम भी बनी रहे हो, अपने साथ साथ लेके चलो, उसको भी पढ़ाई करवाओ, उसकी भी पेपर करवा देना, नहीं ना। आगे, हेंस इट इज़ अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस, एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, दैट इज डायरेक्टर्स। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो कुछ काम कर नहीं सकती, वो सारे काम करवाएगी किससे? डायरेक्टर से। तो एक तरीके से समझो, कंपनी जो है ना, वो शोले में जो ठाकुर था ना, उसकी तरह है, उसके हाथ कटे हुए हैं कंपनी के। कंपनी अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकती, उसके बिहाफ पे सारे काम कौन करते हैं? जय वीरू, है ना। जय वीरू कौन यहाँ पे? डायरेक्टर्स। ठीक है, द डायरेक्टर्स कैनॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज एजेंसी, बट दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो देखो, कंपनी के जो एजेंट्स हैं वो डायरेक्टर्स हैं, बट जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं है। डायरेक्टर्स क्या है? कंपनी के एजेंट हैं, बट मेंबर्स के एजेंट नहीं है। मेंबर्स उनको अपॉइंट करते हैं, मेंबर ही शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, बट वो कभी भी उसका प्रिंसिपल नहीं बन सकता। ठीक है, द डायरेक्टर्स कैन आइदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। तो कंपनी की बिहाफ पे साइन कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। तो या तो वो अपना साइन कर दें, या कंपनी की जो कॉमन सील होती है, कॉमन सील सिंपली समझो कंपनी का जो सिग्नेचर है वो लगा दें, या फिर अपने खुद के साइन कर दें। ठीक है, दस अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आगे, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की अपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, ये बात हमने डिस्कस कर ली अभी थोड़ी देर पहले, कि कंपनी जो कंपनी को शेयरहोल्डर्स पैसा देते हैं, उससे वो जो भी एसेट खरीदेंगे वो कंपनी के होंगे।
उनके नहीं होंगे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे तो जिसके डाले हुए हैं उसी के होने चाहिए असेट्स, कंपनी कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो एक बात बताओ कि तुम जब बैंक से जाते हो और अपनी कार फाइनेंस करवाते हो, कार फाइनेंस समझते हैं कि कार के लिए लोन हम बैंक से पे करवाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बैंक हमारे को पैसे नहीं देता, बैंक देता डायरेक्टली किसको? कार वाले को, मैन्युफैक्चरर को देता है और वो हमें कार मैन्युफैक्चरर सीधी कार दे देता है। तो ठीक है, जब कार घर पे आती है तो लड्डू कौन बांटता है? तुम या फिर वो कार वाला या फिर बैंक वाला? कौन बांटेगा लड्डू? तुम बांटोगे ना। तो ध्यान से सोचो, तुम्हें पैसा दिया बैंक ने, तुमने जाके कार खरीदी, तो कार असेट किसका है, तुम्हारा या बैंक का? तुम्हारा। तुम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो ना असेट, तो सेम ही चीज़ तो कंपनी के साथ भी हो रही है। मैं हूँ कंपनी, तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने असेट खरीदा, तो मैं अपने नाम पे रिकॉर्ड करूँगा, तुमने मुझे सिर्फ पैसा दिया है। तो सर हमारे को पैसा दिया तो हमारे को कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी कैपिटल वापस मिलेगी प्लस तुम्हें उस पर डिविडेंड मिलेगा। जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो तुम्हें वो मिल जाएगा। जैसे तुम बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक को क्या करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो ना, और कैपिटल प्लस जो लोन है वो रीपे करते हो। तो कंपनी भी तुम्हें यही काम करेगी, डिविडेंड देगी और कैपिटल वापस करेगी। बट जो असेट है ना वो कंपनी का रहेगा, तुम्हारा नहीं बन सकता। ठीक है, तो कंपनी का तुम ओनर नहीं हो, कंपनी को तुम क्या हो? सिर्फ और सिर्फ क्या हो? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा, तुम सिर्फ प्रोवाइडर्स ऑफ पैसा हो और कुछ नहीं हो तुम्हारा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट्स, रेज लोन्स, incur liabilities and enter into contracts. Even members can contract with the company, acquire a right against it or incur liability to it. A company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. Shareholders are not private or joint owners of the company's property. ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से 12th क्लास से तुम्हें यही सिखाया जा रहा है कि कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयरहोल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। गलत। कंपनी के कोई भी ओनर नहीं होता, क्योंकि कंपनी एक इंसान बना दी गई, इंसान का कोई ओनर नहीं हो सकता। ठीक है, अ मेंबर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। मतलब एक मेंबर को कंपनी की प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। एक बात सोचो, इसको कॉन्सेप्चुअल ऐसे समझो। तुम्हारी जेब में अभी इस वक्त एक फ़ोन पड़ा है, या जो भी ऑनलाइन बैठे हैं क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन, वो अपनी जेब में एक फ़ोन लेके बैठे हैं जिस फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं। क्या तुम इस फ़ोन का इंश्योरेंस अपने नाम पे ले सकते हो? जो तुम्हारी जेब में फ़ोन पड़ा है, ये जिस पे तुम वीडियो देख रहे हो, क्या तुम अपने इस फ़ोन का इंश्योरेंस ले सकते हो? क्यों? फ़ोन के तो लेगी तो अपने ही नाम पे लेगी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि तू कहे कि फ़ोन पे अपना नाम लिख दूँ, सैमसंग हटा के हिमानी लिख दूँ। इंश्योरेंस तेरे ही नाम पे लिया जाएगा, लेगी तू ही, और तेरे नाम पे लिया जाएगा। अगर फ़ोन को कुछ हुआ, टूटा, कुछ भी हुआ, तो उसके पैसे किसको मिलेंगे? उसके पैसे किसको मिलेंगे? फ़ोन टूटा, पैसा मिलेगा किसको? तुम्हें ही मिलेगा। भैया तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इतना क्या सोचने वाली बात थी इसमें? तुम्हें ही मिलेगा। अब एक बात सोच के मुझे बताना, मेरा पास ये फ़ोन है, ठीक है, इस फ़ोन का इंश्योरेंस तुम ले रहे हो, ले सकते हो? फ़ोन मेरा है, इंश्योरेंस तुम ले रहे हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम बस हाँ पैसे देना चाहो तो पैसे दे सकते हो, बट अपने नाम पे इंश्योरेंस लो नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी है भाई, मेरी प्रॉपर्टी की पॉलिसी का तुम कैसे इंश्योरेंस ले सकते हो? ठीक, इसका क्लेम किसको मिलना चाहिए, मुझे या तुम्हें? मुझे। यानी कि अगर फ़ोन में कुछ भी डैमेज होता है तो उसके पैसे मुझे ही मिलेंगे। अब एक बात सोचो, मैं हूं एक कंपनी, बुद्धि लगाना, मैं हूं एक कंपनी और तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। तुमने मुझे पैसा दिया, मैंने उस पैसे से ये सारे एसेट तुम्हारे सामने जितने भी दिख रहे हैं सब खरीद लिए। ये एसेट किसके हैं? अब
तुम्हारे या मेरे? कंपनी के, मैं हूं कंपनी, मेरे हैं ये सारे एसेट्स, ठीक है। इनका इंश्योरेंस कौन ले सकता है? कंपनी। अगर इनका इंश्योरेंस तुमने ले लिया, मान लो, तो तुम्हें इसका पैसा मिल जाएगा? अगर कोई भी नुकसान हुआ एसेट को तो उसका पैसा तुम्हें मिल जाएगा? नहीं, मुझे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी नहीं ली पॉलिसी, तो मैंने ली नहीं। मेरे एसेट्स की पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए, मेरे एसेट्स की पॉलिसी तुम ले रहे हो, और फिर क्या कह रहे हो? अब ये पॉलिसी, मान लो ये मॉनिटर खराब हो गया, टूट गया, इसका क्लेम मांग रहा हूं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम तुम्हें दे रही है, मिल देगी क्या वो? नहीं। तो यही एक एग्जैक्ट केस स्टडी हुआ था, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मकौड़ा है, मकौड़ा बोलता हूं मैं, तो मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर यही हुआ, क्या? असेट्स थे कंपनी के, जिसका नाम, जो असेट कौन से थे? टिम्बर। टिम्बर मतलब जो लकड़ी होती है ना, पेड़ होता है जो, तो उसको पेड़ को टिम्बर बोलते हैं। कई बार तुमने फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में, वो पेड़ काटते हैं और फिर जोर से चिल्लाते हैं टिम्बर। वो क्या होता है? आजू बाजू वाले लोगों को ना वो कर रहे हैं इन्फॉर्म कि हट जा बे, पेड़ गिर रहा है नीचे, सर पे गिर जाएगा तेरे, जोर से चिल्ला के टिम्बर बोलते हैं वो। तो क्या हुआ? जो कंपनी थी उसका था टिम्बर, उसका इंश्योरेंस किसने ले लिया? उसके ओनर ने, उसके शेयरहोल्डर ने इंश्योरेंस ले लिया। टिम्बर हो गया नुकसान, टिम्बर को नुकसान पहुंच गया, वो शेयरहोल्डर जाके पहुंचता है, कहता है कंपनी से, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी से, कि मुझे पैसा दे दो। कंपनी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। मकौड़ा ने केस कर दिया, बताओ कौन जीता होगा? मकौड़ा या इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी जीती होगी, मकौड़ा नहीं जीतेगा, क्योंकि मकौड़े ने गलत किया। इंश्योरेंस कंपनी असेट जो इंश्योरेंस कंपनी का था, उस पर इंश्योरेंस लेके बैठ गया, ठीक है। जल्दी से केस स्टडी पढ़ लो। पढ़ लिया? आ जाओ, नेक्स्ट है। हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया। फीचर्स ऑफ अ कंपनी क्या होता है? कई बार हम जज्बात में बह जाते हैं, टॉपिक ही भूल जाते हैं क्या है। तो टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ अ कंपनी है। छठा फीचर है कॉमन सील। कॉमन सील सिंपली क्या है? कंपनी का एक सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो जहां पे भी कंपनी का कॉमन सील लग गया तो मान लिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव करी है एक कंपनी ने, और उसके लिए कंपनी लायबल होगी। क्या एक कंपनी को मैंडेटरी है कॉमन सील रखना? नो। पहले हुआ करता था, कई साल पहले कॉमन सील मैंडेटरी, बट अब कॉमन सील कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है रखना, वो बिना कॉमन सील के भी रख सकती है। फिर सर साइन कौन करेगा? अगर वो स्टैंप ही नहीं लगा तो फिर कैसे मानेंगे? तो फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो साइन करते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन अ डॉक्यूमेंट एज अ नेचुरल पर्सन कैन डू। कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कंपनी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सिग्नेचर। इन लीगल टर्म्स कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो क्या है? कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी है। एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एट 2015, the provision of a common seal has been made optional for a company. It is a metal seal on which the name of the company is engraved, ठीक है। In case a company does not have a common seal, the authorization is made as per the articles. अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो जो ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन मतलब जो सिग्नेचर्स हैं, वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। Table F of the article states that such authorization shall be by two directors or by director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary. तो कह रहा है अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे। देखो कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्लॉज है,
जब तुम फाइनल लेवल पे पहुंचोगे तब तुम एक चैप्टर पढ़ोगे 100 पेज का, एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है डायरेक्टर्स, ठीक है, एक चैप्टर है वो अकेला। उसमें तुम्हें वहां पे पढ़ा जाएगा कि कंपनी को अपॉइंट करना तो अपने पास एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। वो हर कंपनी को नहीं लगाना होता, हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय करना, वो कुछ ही कंपनीज है उसकी लिमिट है कि जिसका नेट प्रॉफिट इतने से ऊपर है या जिसका टर्नओवर इतने से ऊपर है उनको अब वो है। तो जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है वहां पे एक वो साइन करेगा और दूसरा एक डायरेक्टर साइन करेगा, और अगर जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं होगा वहां पे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे अगर कॉमन सील नहीं लगाई तो, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, द कंपनीज एक्ट 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल बाय द वर्ड्स एंड अ कॉमन सील फ्रॉम सेक्शन 9 एज टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कंपनीज हु ऑप्ट नॉट टू हैव अ कॉमन सील। तो सभी के लिए ऑप्शनल नहीं है, रैशनल मतलब रीजन फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ मिडिवल टाइम्स। बेसिकली कॉमन सील क्योंकि अब ऑप्शनल कर दिया है तो क्यों किया गया, तो वो कह रहे हैं रैशनल का मतलब होता है रीजन। तुम ना ये वर्ड याद रखने शुरू करो, रैशनल लीगल टर्म्स हैं ये। तो जब तुम जॉब्स में भी जाओगे ना तो तुमसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, जैसे मेरी वाइफ ने भी कुछ टाइम पहले अपनी जॉब में छुट्टी मांगी, ठीक है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपको ये छुट्टी क्यों चाहिए, तो ऐसा तो नहीं कि हिंदी में लिख के पूछ रहे हैं, उन्होंने ईमेल पे पूछा प्लीज गिव द रैशनल फॉर दीज लीव्स। तो रैशनल मतलब क्या है, रीजंस। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों छुट्टी मांग रहे हो जैसे। तो उसी वजह से अमेंडमेंट आई कि कंपनी सील ऑप्शनल करेंगे। इसका रीजन क्या दिया गया कि ये एक मिड ईवल टाइम्स, कतई पुराने ज़माने की बात है, अब हमें पुराने ज़माने से आगे बढ़ के मूव करना चाहिए। इवन इन द यूके यूनाइटेड किंगडम कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कॉमन सील विल रिक्वायर टू बी सो डन ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट टू हैव अ कॉमन सील, ठीक है। जल्दी से 3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है और कंपनी की जो ओनरशिप है वो 2 अलग अलग हाथों में होगी। कंपनी को जो चलाएंगे मैनेजमेंट करेंगे वो होंगे डायरेक्टर्स, और कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, कंपनी में बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेगा, कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जिसको बोल सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो ओनरशिप इसमें अलग होगी एक तरीके से, और मैनेजमेंट जो है वो अलग होगी। मैनेजमेंट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं? हाँ होते हैं, और काफ़ी बड़ा बड़ा चंक वो शेयर्स का होल्ड करते हैं, ठीक है। बट बाकी भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स ही है जो शेयर होल्डर कंपनी में। नेक्स्ट, कंपनी कैन सू एंड बी सूड। मतलब क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने खुद की आइडेंटिटी है उसकी, तो वो अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है और उसके ऊपर भी कोई उस केस कर सकता है, और वो कंपनी के ऊपर ही केस होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स पे केस नहीं होगा, कंपनी के मेंबर्स पे केस नहीं होगा, वो सीधे सीधे कंपनी के ऊपर केस होगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें आप थोड़ी बहुत शर्तें लगा सकते हो, कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बट अल्टीमेट प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते। मतलब ये कहो कि ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, हाँ कुछ शर्तें लगा लो, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा लो, बट ट्रांसफ़र तो करना अलाउड रहेगा, ठीक है। ये लास्ट और पढ़ लेते हैं आज के लिए। इज कंपनी अ सिटीजन? क्या कंपनी एक सिटीजन है? तो आंसर इज नो, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। जैसे हम लोग एक सिटीजन है, किसके? इंडिया के सिटीजन हैं। वो हमें सिटीजनशिप कैसे मिलती है? क्या हमारा यहीं पे, हम यहीं पे रहते हैं, नालायक, बर्थ हुआ है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं तो हम यहाँ के सिटीजन हैं। कोई यूके में पैदा हुआ तो, पर उसके पापा मम्मी तो इंडियन है, हैं? वो वहीं पैदा हुआ है, उसके माँ बाप इंडिया के हैं, तो क्या कहेंगे उस बच्चे को? यूके का सिटीजन या इंडिया का सिटीजन? यूके का सिटीजन, ठीक है। जो जहां पैदा होता है उसको वहीं की पैदा होते ही सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। तो इस कंपनी सिटीजन? नो, कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिलती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। सिटीजनशिप मिल सकती है ओनली एंड ओनली नेचुरल पर्सन को, जो इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं दे सकते, ठीक है।
तो अ कंपनी हैज़ नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल ऑफ एंड रेजिडेंस बट कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। कंपनी हमें कह सकते हैं हाँ ये एक इंडियन कंपनी है, डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल मतलब कहाँ रहती है, कहाँ की स्टार्ट, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि डोमिसाइल कंट्री इंडिया की है, रेजिडेंट कंट्री इंडिया की है, इंडिया की नेशनैलिटी है, बट एक कंपनी की सिटीजनशिप नहीं हो सकती कभी भी। इट इज़ नॉट अ सिटीजन एंड देयरफॉर कैनॉट बी सेड टू हैव फंडामेंटल राइट्स एक्सप्रेसली कॉन्फर्ड अपॉन सिटीजन ओनली। तो क्योंकि वो कंपनी सिटीजन नहीं है तो वो वोट भी नहीं कर सकती, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनको सिटीजनशिप को उनको कुछ चीज़ें नहीं मिलती, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक कंपनी को नहीं मिलते अधिकार, ठीक है। एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 ओनली नेचुरल पर्सन्स कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सो कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंपनी एक प्रॉपर्टी शेयरहोल्डर की है या नहीं, ये बात हमें वैसे पता है। कंपनी किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का भी हक नहीं है कंपनी पे, क्योंकि कंपनी को ओन करने के लिए आपको उसको उसको प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसको ओन करना पड़ेगा, और ओनरशिप कंपनी की अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आसान सा है कि कंपनी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑल द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द कंपनी इज इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी विच इज कंट्रोल्ड, मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ बाय द कंपनी इन इट्स ओन नेम। Thus, company is the owner of its assets and capital. Moreover, the company being a separate legal person cannot be considered as the property of the shareholders. The decision of the Supreme Court in the case National Textile Workers Union versus P. Ramakrishnan has set at rest at the debate, all the debate which was going on in this issue. According to this verdict, a company, according to the new socio-economic thinking, is a social institution having duties, responsibilities towards the community in which it functions. Maximization of social welfare should be the legitimate goal of the company, and shareholders should be regarded not as proprietors of the company but merely as suppliers of capital entitled to no more than reasonable return, and the company should be responsible not only to the shareholders but also to the workers, consumers and other members of the company, of the community, and should be guided consideration of national economy and progress. So cut short simply कि कंपनी की लाइबिलिटी हाँ अपने आसपास के लोगों की सबकी तरफ है, इन्वायरमेंट की तरफ है, अपनी कम्युनिटी की तरफ है, जिस लोकेलिटी में वो काम करे उसके आसपास सबकी तरफ है, बट कंपनी किसी की प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो अब ये कॉर्पोरेट वेल थ्योरी इसको हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज ही क्लास में कोई डाउट, कोई चीज़ पूछे तो बताओ, नहीं? चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।